राम राम साथियों, मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कर रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज जो कर रहे हैं उसकी 11वीं क्लास है। तो साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ हम एक एक बातें कर रहे हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का जो हमारा सेशन है साथियों, वो लगभग फसलों से रिलेटेड रहेगा साथियों। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है साथियों, क्या है? खालिस्तान के उत्थान में हरियाणा प्रदेश मुख्य भागीदार था। तो साथियों, इसने पूछ रखा है कि भाई क्रांति दे रखी है साथियों, क्रांति दे रखी है। तो साथियों, किसमें हरियाणा है वो मुख्य भागीदार था? तो साथियों, इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? तो ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है हरित क्रांति। दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है साथियों सफेद क्रांति। तीसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो साथियों वो है गेहूं क्रांति। और चार का जो ऑप्शन है साथियों वो है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अगर मैं इसमें सही उत्तर की बात करूं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा साथियों हरित क्रांति। ठीक है, क्या हो जाएगा? हरित क्रांति। उसके बाद साथियों, मैं आपसे बात करता हूं कि हरियाणा में फसलों के बारे में बात करता है। तो फसलों की अगर बात करूं तो साथियों, इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों रबी की फसलें। जो रबी के मौसम में बोई जाने वाली जो फसलें हैं साथियों, कौन कौन सी हैं साथियों? रबी की जो फसल है वो कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। रबी की अगर बात करूं तो साथियों इसको क्या कहा जाता है? तो रबी की जो फसलें हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आषाढ़ी फसल। आषाढ़ी की फसल। इस तरह से आप इसको याद रख लेना है। सीधा प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भाई रबी की फसल को हरियाणा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है साथियों? साढ़ी की फसल इसको बोला जाता है साथियों। अगर इन फसलों की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये अक्टूबर और नवंबर में क्या होता है साथियों? बोया जाता है। अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाता है साथियों? इनको बोया जाता है साथियों। उसके बाद ही साथियों अगर मैं बात करूं तो इनको काटा कब जाता है? काटने की अगर बात आती है तो साथियों अप्रैल में, मार्च अप्रैल में इनकी कटाई शुरू हो जाती है साथियों। मार्च अप्रैल में क्या हो जाती है? इनकी कटाई शुरू हो जाती है साथियों। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं साथियों, आपने गेहूं बोया होगा, क्या होगा? गेहूं बोया होगा, सरसों बोई होगी, सरसों बोई होगी, चना बोया होगा। तो आप देखिए साथियों, गेहूं की जो बिजाई है वो आपने सरसों से थोड़ी सी पहले कर दी, सरसों से थोड़ी सी बाद में कर दी। और सरसों की जो बिजाई है वो गेहूं से थोड़ी सी पहले कर दी। तो पहले कर दी तो इसकी जो सरसों की है वो अक्टूबर में शुरू हो जाती है। और मैं बात करूं साथियों गेहूं की, तो गेहूं साथियों अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर में भी इसकी बिजाई होती है साथियों। तो अक्टूबर नवंबर में रबी की जो फसल है इनकी बिजाई हो जाती है। अब आप देखना साथियों, अब फरवरी चल रहा है लेकिन मार्च आएगा साथियों। मार्च में क्या हो जाएगा? लगभग मतलब सरसों कटाई के लिए तैयार है। क्या हो जाएगी? जो सरसों है वो कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। सरसों की अगर बात करें साथियों, सरसों, तो सरसों अभी मार्च में क्या हो जाएगी? कटाई के लिए तैयार है। कटाई के लिए क्या है? तैयार है। तो इस तरह से आपको जोड़ने पड़ेंगे कि भाई गेहूं है वो, गेहूं की अगर हम बात करें गेहूं, तो गेहूं की जो कटाई है साथियों वो मार्च से अप्रैल, तो अप्रैल में गेहूं की कटाई शुरू हो जाती है अप्रैल में। तो इस तरह से क्या बोल जाता है कि भाई जो रबी की जो फसलें हैं उनकी कटाई कब होती है? तो मार्च अप्रैल में कटाई होती है साथियों। अब बात गेहूं की आ रही है साथियों। तो गेहूं के बारे में अगर मैं बात करूं, किसकी, कौन सी फसल की? गेहूं, गेहूं की फसल की। गेहूं की फसल की अगर हम बात करें तो साथियों गेहूं को के वजह से हमारे हरियाणा को गेहूं की क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी। गेहूं की टोकरी। क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है साथियों, गेहूं की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? तो साथियों गेहूं की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? तो गेहूं की टोकरी की अगर बात आ जाए तो वो किस राज्य को कहा जाता है? तो हरियाणा राज्य को कहा जाता है साथियों। अगर मैं गेहूं की अगर बात करूं तो सबसे अधिक जो किस जिले में गेहूं का उत्पादन होता है? तो साथियों वो हमारा जिला है सिरसा। सिरसा जिला में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है साथियों। अगर हम बात करें कि भाई गेहूं अनाज है तो अनाज बैंक क्या है? अनाज बैंक। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई अनाज बैंक कहाँ पर है? तो पहला जो अनाज बैंक की बात आ जाए कि भाई हरियाणा का पहला अनाज बैंक,
तो पहले अनाज की अगर बैंक की बात आ जाए तो साथियों वो पानीपत जिले में है। कहाँ पर है? पानीपत। पानीपत जिले में क्या है? पहला अनाज बैंक होगा साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। ये है साथियों रबी की फसलों के बारे में। रबी की फसल की अगर मैं बात करूं तो साथियों रबी में कौन कौन सी फसल होती है? तो मुख्य जो फसल है हरियाणा में तो वो है साथियों क्या है? एक तो होगी साथियों गेहूं, और एक क्या हो गया? सरसों, और एक क्या हो गया साथियों? चना, मेथी। ये सारा की सारी क्या है? ये रबी की फसलें हैं साथियों। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है कि गेहूं के उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? तो गेहूं के उत्पादन में हरियाणा राज्य का जो स्थान है साथियों वो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों? चौथा स्थान है साथियों। अगर पहले स्थान की अगर बात करें तो साथियों पहला स्थान किसका रहेगा? तो पहले स्थान की अगर मैं बात करूं तो साथियों उत्तर प्रदेश का रहेगा। उत्तर प्रदेश साथियों हमारा पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी राज्य साथियों, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भाई कौन सी नदी हरियाणा से उत्तर प्रदेश को अलग करती है? तो उस नदी का नाम होगा साथियों, कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी। यमुना नदी साथियों। यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? तो साथियों उस जगह का नाम है कालेसर। ठीक है। ताजेवाड़ा बांध कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये यमुना नदी के ऊपर स्थित है। अब बढ़ते हैं साथियों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक जो उत्पादन की अगर बात आ जाती है तो साथियों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, चावल है, गन्ना है, मक्का है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? गेहूं। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वो फसल है साथियों गेहूं। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई गेहूं है ये कौन से सीजन की फसल है? तो गेहूं है साथियों साडी की फसल। साडी मतलब रबी। रबी की फसल है साथियों, ये रबी की फसल है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है साथियों। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि भाई जौ कौन सी फसल है? जौ। तो जौ की बात आ जाए तो जौ भी रबी की फसल है साथियों। चना की अगर बात करूं तो चना भी क्या साथियों? चना भी रबी की फसल होगी साथियों। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, हरियाणा में प्रथम अनाज बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये मैंने जब पहला प्रश्न करवाया वहां भी बता दिया था साथियों। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं पानीपत, सोनीपत, जींद, हिसार। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पानीपत। तो पहला जो अनाज बैंक है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो पानीपत में स्थापित किया गया है साथियों। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न है कपास उत्पादन में राज्य का कौन सा जिला अग्रणी है? तो सबसे अधिक अगर कपास की अगर बात आ जाए तो साथियों कपास सबसे अधिक सिरसा जिले में साथियों। सिरसा जिले में सबसे अधिक कपास होती है साथियों। उसके बाद अगर मैं साथियों कपास के बारे में बात करूं तो कपास है ये कौन से सीजन की फसल है? तो कपास है साथियों खरीफ की। कौन सी सीजन की है? कपास। तो कपास है साथियों खरीफ सीजन की। कौन सी सीजन की? खरीफ। खरीफ सीजन की फसल है साथियों। और खरीफ को क्या कहा जाता है? खरीफ सीजन को कहा जाता है साथियों सावनी फसल। क्या कहा जाता है? सावनी फसल। सावनी की फसल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है साथियों खरीफ की फसल को। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है किस फसल की उपज के लिए जल की कम खपत होती है? तो कम खपत की बात आ रही है साथियों। तो कम खपत, तो साथियों कम खपत होगी वो होगी साथियों मक्का की। क्या होगी? मक्का की कम खपत होगी साथियों। ये बात आपको याद रखनी है साथियों। मक्का की अगर बात करें तो साथियों ये भी सावनी की फसल है। सावनी बोले तो मतलब खरीफ की फसल है साथियों। उसके बाद हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है बासमती चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का
कटोरा कहा जाता है साथियों। मतलब भाई चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्धि पाकर हरियाणा का कौन सा जिला धान का कटोरा कहा जाता है? तो धान के कटोरी की अगर बात आ जाती है तो साथियों किसे कहा जाता है? तो उस जिले का नाम होगा साथियों करनाल। क्या होगा? करनाल। करनाल को क्या कहा जाता है साथियों? करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। आज का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या साथियों? गन्ना उत्पादन में हरियाणा का अग्रणी जिला कौन सा साथियों? तो अग्रणी जिले की अगर बात आ जाए साथियों गन्ने के रूप में तो वो होगा साथियों क्या करनाल होगा, क्या गुरुग्राम होगा, क्या यमुनानगर होगा, क्या जींद होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा साथियों? यमुनानगर। यमुनानगर जिला साथियों इसमें सबसे अधिक क्या होता है? गन्ना उत्पादन होता है साथियों। गन्ना उत्पादन के लिए जो जिले हैं साथियों वो कौन कौन से हैं? तो साथियों एक तो यमुनानगर हो गया सबसे अधिक। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों कुरुक्षेत्र हो गया। कौन सा होगा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों अम्बाड़ा में भी होता है। कहाँ पर होता है? अम्बाड़ा में साथियों। अम्बाड़ा के बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों रोहतक में भी होता है। कहाँ पर होता है? रोहतक में भी होता है। रोहतक के बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों जींद में भी होता है। कहाँ पर होता है? जींद में भी होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों सोनीपत में भी गन्ना होता है। कहाँ पर होता है? सोनीपत में भी गन्ना होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो साथियों करनाल, करनाल में भी क्या होता है साथियों? करनाल में भी गन्ना होता है साथियों। लेकिन साथियों हरियाणा का जो 1/3 जो गन्ना है कितना है साथियों? 1/3। 1/3। 1/3 गन्ने की अगर मैं बात करूं तो साथियों वो कौन से जिले में होता है? तो वो यमुनानगर जिले में भी होता है। कहाँ पर होता है? यमुनानगर जिले में ही होता है साथियों जो गन्ना है साथियों वो। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों गुरुग्राम, तो गुरुग्राम का जो नामकरण हुआ है वो किन के नाम पर रखा गया है? तो ये बात बताओ साथियों। तो ये बात अगर मैं बात करूं कि भाई जो गुरुग्राम जो जिला है इसका जो नामकरण हुआ है वो किन के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम हुआ साथियों गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। किसके नाम पर साथियों? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नामकरण हुआ साथियों। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई सोहना कुंड कहाँ पर है? तो सोहना कुंड, सोहना कुंड की अगर बात आ जाए तो ये भी गुरुग्राम जिले में है साथियों। इसमें सोना कुंड में क्या होता है साथियों? इसमें चर्म रोग ठीक होते हैं। क्या होते हैं? चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। चर्म रोग ठीक होने का मतलब क्या है कि साथियों इसमें सल्फर की मात्रा क्या है? सल्फर। इसके जो पानी है साथियों इसमें सल्फर की मात्रा होती है साथियों। और इसको क्या कहा जाता है साथियों? गर्म पानी का चश्मा भी कहा जाता है साथियों। जींद की अगर मैं बात करूं तो साथियों हरियाणा में जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो सबसे अधिक कहाँ पर है? तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सबसे अधिक जींद में ही है साथियों। कहाँ पर है? जींद में है साथियों। जयंती देवी का मंदिर की अगर बात आ जाए साथियों जयंती देवी, जयंती देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ पर है साथियों? वो भी जींद जिले में होगा साथियों। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं साथियों हटकेश्वर तीर्थ, कौन सा तीर्थ? हटकेश्वर। हटकेश्वर तीर्थ हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो हटकेश्वर जो तीर्थ स्थित है वो कहाँ पर है? तो वो जींद जिले में स्थित है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। कौन सा साथियों? हटकेश्वर साथियों। उसके बाद साथियों अगर हम बात करें कि भाई फसलों से रिलेटेड बात हो रही है तो मेरे दिमाग में आ गया भाई फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये साथियों कब शुरू हुई थी साथियों? तो ये साथियों इसकी अगर सूचना अगर मैं बात करूं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 2016 में। फसल बीमा योजना का मतलब है साथियों आपने अपनी फसल का बीमा करवाना होता है। बीमा करवाना होता है साथियों। और बीमे का मतलब क्या होता है? जब आपकी फसल में कोई खराबा हो गया तो उसकी आपान के मिल जाएगी, राशि मिल जाएगी। बीमित राशि मिल जाएगी साथियों जो सरकार के द्वारा तय करी होती है। उस हिसाब से जो भी फसल खराब हुई है किसी आपदा में तो वो आपको मिल जाती है साथियों।
तो साथियों ये था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो साथियों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए साथियों। और साथियों अगले जो 2 दिन है साथियों वो हमारी क्लास बिल्कुल छोटी छोटी होने वाली है साथियों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहना। उसके बाद हम बड़ी बड़ी क्लासें शुरू करेंगे। धन्यवाद साथियों।